Hello everyone. In this video I will explain injunction under Civil Procedure Code. What is injunction? Types of injunction, procedure for granting temporary injunction एंड साथ में आपको बताऊंगी कि इसमें किस तरीके से कॉन्सेप्ट हमें बिल्डअप करना है। देखिए, इंजंक्शन का टॉपिक मेंस के लिए एंड इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रूल 1 to 5 ऑर्डर 39 रूल 1 to 5 डील्स विद टेम्परेरी इंजंक्शन। यहाँ पे डिफरेंट रूल्स हैं। रूल 1 एंड रूल 2 में जो ग्राउंड्स बताए गए हैं जब आप टेम्परेरी इंजंक्शन कर सकते हैं, कौन पार्टी कर सकती है, कब कर सकती है टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए अप्लाई, बाय पार्टे एक्स पार्टे के क्या रूल हैं, डिसओबीडियंस होने की सिचुएशन में कोर्ट क्या क्या ऑर्डर पास कर सकती है, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंजंक्शन क्या है। इंजंक्शन इज अ जुडिशियल ऑर्डर बाय विच कोर्ट में ऑर्डर any party, either the plaintiff or defendant, to do a particular act or restrain from doing a particular act. यह एक ऐसा न्यायिक आदेश है जिसमें कि न्यायालय दूसरे पक्षकार को कुछ करने या कुछ करने न करने का आदेश देती है। When court orders to do something, it means कोर्ट डायरेक्ट कर रही है कि आपको कुछ करना है इंजंक्शन के थ्रू, then it is called mandatory injunction. And when court direct or order restraint from doing any particular act, it means court granting temporary injunction in the form of prohibitory injunction or preventive injunction. The procedure laid down under order 39 from rule 1 to 5 is basically फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन। ये टेम्परेरी इंजंक्शन के रूल्स बताती है। तो नेचर के आधार पर इंजंक्शन दो तरीके की हो गई, प्रिवेंटिव एंड मैंडेटरी। एंड टाइम के आधार पर इंजंक्शन दो तरीके की होती है, टेम्परेरी इंजंक्शन एंड परपेचुअल इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन इज ग्रांटेड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड परपेचुअल इंजंक्शन लाइफ टाइम, हमेशा के लिए ग्रांट कर दी जाती है। परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट के आधार पर जब फाइनल डिस्पोजल होता है तब परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट की जाती है, वेयर एज टेम्परेरी इंजंक्शन इज ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमा फेसाई केस। अब क्या है टेम्परेरी, क्या है परमानेंट इंजंक्शन? देखिए, टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बिहाइंड ग्रांटिंग द टेम्परेरी इंजंक्शन इज टू मेंटेन द स्टेटस को ऑफ द प्रॉपर्टी और टू मेंटेन द स्टेटस को ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एंड दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। सपोज मिस्टर ए इंस्टीट्यूटेड अ सूट अगेंस्ट मिस्टर बी। मिस्टर ए इंस्टीट्यूटेड अ सूट अगेंस्ट मिस्टर बी and some property is the subject matter of the suit. एक प्रॉपर्टी है जो कि उसका सब्जेक्ट मैटर है। ए कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और बी कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है, इस पर एक सूट पेंडिंग चल रहा है ऑलरेडी। इस दौरान अगर ए को लगता है कि बी इस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है, सेल कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है, डिमोलिश कर सकता है, ए को ऐसा लगता है डिस्पोजेस कर सकता है मुझे बी इस प्रॉपर्टी से। अगर एक क्रेडिटर है और उसको लगता है कि इसी से मुझे अपना ऋण चुकाना है, अगर इसने पैसा नहीं दिया तो इसी प्रॉपर्टी से मुझे अपना जो मैंने उधार दिया था वो मिलने वाला है और ये इस प्रॉपर्टी को ही बेच देगा, अगर ऐसा कुछ लगता है। रूल 1 में और रूल 2 में जो भी ग्राउंड्स दिए हैं आप लोग देख लीजिएगा, यही क्रक्स यही है उनका। मतलब अगर जो सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी का है वही डेंजर में है, देन अगर ए को ऐसा लगता है जिसने कि सूट इंस्टीट्यूट किया था, देन after the institution of suit, A may file an application for the temporary injunction. ठीक है, तो इन ग्राउंड पर टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट की जा सकती है। जनरली टेम्परेरी इंजंक्शन बाय पार्टे की जाती है। When an application has been made by the plaintiff or defendant, then court will issue a notice. जब भी टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन करेंगे तो कोर्ट एक नोटिस दूसरे पार्टी को देता है
एंड देन ओनली कोर्ट विल डिसाइड टेम्परेरी इंजंक्शन. इट मीन्स कि दोनों पक्षकारों की प्रेजेंस में ये ऑर्डर होता है, तो जनरली टेम्परेरी इंजंक्शन बाय पार्टी ग्रांट किया जाता है. बट इफ कोर्ट थिंक्स दैट द सिचुएशन इज वेरी अर्जेंट, द डिले विल प्रिवेंट द एंड ऑफ जस्टिस. डिले अगर मैंने किया, अगर हमने नोटिस दिया, तब तक हो सकता है ये रातों रात प्रॉपर्टी डिमोलिश कर दी जाए. हमें इतना टाइम नहीं है कि हम दूसरे पार्टी को नोटिस दें, उसको बुलाएं और दोनों को सामने इस टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन को सुने. देन कोर्ट इज एम्पावर्ड टू grant ex parte temporary injunction order. But if court pass that temporary ex parte temporary injunction order, then definitely court will record the reasons कि क्या reasons थे, क्यों कोर्ट को ex parte करना पड़ा, तो उसके reasons होंगे. तो ex parte order must be reasoned order. And after the passing, from the date of passing of that temporary ex parte injunction order, within 30 days, court will again pass by party order. और अगर कोर्ट फिर ऐसा नहीं करती है, देन अगेन कोर्ट को रीज़न लिखने पड़ेंगे. तो ये था कि जनरली एक बाय पार्टे होगा और वेरी एक्सट्रीम एक्सेप्शनल केसेस में एक्स पार्टे होगा. इस पर आपका लीडिंग केस है स्टर्नले, मॉर्गन स्टर्नले वर्सेस प्रतीक दास, ऐसा कुछ है. स्टर्नले मॉर्गन स्टर्नले करके अगर आप सर्च करेंगे 1995 का केस है, तो आपको मिल जाएगा. ये लीडिंग केस है एक्स पार्टी पर कि अगर कोर्ट को एक्स पार्टे ऑर्डर करना है तो कोर्ट को लिखना पड़ेगा, कोर्ट को वो सिचुएशन, वो अर्जेंसी बतानी पड़ेगी कि कौन सी ऐसी अर्जेंसी आ गई थी कि कोर्ट को एक्स पार्टे करना पड़ा. ठीक, तो ये हमारा हो गया. इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको इंजंक्शन में, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड, जिस पर मुझसे भी 2018 में इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप इस बार मैजिस्ट्रेट बन जाती हैं, तो बनने के बाद आपके पास सबसे पहले स्टे ऑर्डर आएगा. तो क्या स्टे ऑर्डर, जिसको कि सीपीसी में इंजंक्शन के नाम से भी जानते हैं, तो उसको पास करने के टाइम आपके पास क्या कोई गाइडलाइन भी है क्या? सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है क्या जो कि आपको देखनी होगी? तो वो गाइडलाइन है गुजरात बॉटलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस कोको कोला 1995, सुप्रीम कोर्ट का केस है. इसमें गाइडलाइन बताई थी कि जब भी टेम्परेरी इंजंक्शन कोर्ट के सामने आएगी, एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द टेम्परेरी इंजंक्शन, कोर्ट मस्ट एग्जामिन द 4 गाइडलाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्राइमा फेसाई केस मस्ट बी इन द फेवर ऑफ एप्लीकांट. अगर ये एप्लीकेशन प्लेंटिफ ने लगाई है, देन दैट प्राइमा फेसाई केस मस्ट बी एस्टेब्लिश इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ. इसका मतलब क्या भैया? जो पहले वाला पेंडिंग केस है ना, ए ने इंस्टीट्यूट किया था बी के अगेंस्ट जिस प्रॉपर्टी को, तो जब उसने बीच में टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगाई डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कि भाई ये सपोज वो लैंड थी, ए कह रहा है मेरा ये प्लॉट है, बी कह रहा है मेरा ये प्लॉट है. अब बी उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है, तो ए को प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसका टाइटल तो डिसाइड नहीं हुआ. भाई बी तो अभी ओनर नहीं है, तो आप कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? तो ए ने क्या करा? टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगा सकता है. क्यों? कहेगा कि कोर्ट बी के अगेंस्ट में स्टे ऑर्डर कर दे कि इस कंस्ट्रक्शन को तुरंत रोक दे, जब तक ये मैटर डिसाइड ना हो, जब तक कि कोर्ट अगला आदेश ना पारित करे, इसके अगेंस्ट स्टे ऑर्डर लगा दे. यही है टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर. तो कोर्ट जब इस टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन को सुनेगी, तो कोर्ट ये देखेगी कि क्या प्राइमा फेसाई केस ए के फेवर में है. ऐसा कैसे देखेगी? कोर्ट विल एग्जामिन द प्लेंट, जो उसने प्लेंट लगाई होगी. कोर्ट विल एग्जामिन द एफिडेविट, अदर डॉक्यूमेंट, हो सकता है उसने रजिस्ट्री कॉपी लगाई हो कि देखिए मैं ही इसका ओनर हूँ. अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, कोर्ट विल एग्जामिन, एंड इफ प्राइमा फेसाई इट अपीयर दैट ही इज द ओनर, एप्लीकेंट इज द ओनर, एंड अल्टीमेटली इसी के फेवर में ये मैटर जाएगा, तो ये प्राइमा फेसाई अगर कोर्ट को लगता है, देन कोर्ट विल ग्रांट, देन कोर्ट मे ग्रांट. देखिए, इंजंक्शन ऑर्डर इट इज अ डिस्क्रिशनरी ऑर्डर. नो वन कैन क्लेम इंजंक्शन एज ए मैटर ऑफ राइट. इट इज अ डिस्क्रिशनरी. ये न्यायालय की विवेक पर आधारित है. कोर्ट विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल द गाइडलाइन. इफ कोर्ट thinks it appropriate and it is required for the end of justice, then definitely court may order, but no one can claim as a matter of right. ठीक, तो पहला ये essential element. सेकंड है कि if
court found that at the time of examining the application, if court found that the defendant would suffer irreparable loss, if temporary injunction is not granted by the court, then applicant would suffer irreparable loss, then court may grant temporary injunction. अब आपको ये समझना होगा ये कॉन्सेप्ट की irreparable loss क्या होता है. Any loss which cannot be compensated in money. Irreparable loss मतलब जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते. There are so many things in our life जो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होती हैं. बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम पैसे में नहीं तोल सकते. कोई ऐसा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कोई ऐसा एंसेस्ट्रल घर जो हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, बाबा जी ने हमें बना के दिया है, उससे हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं. हमने अपना बचपन उस घर में जिया है. कोई मेरे बाबा की बनाई हुई, मेरी दादी की बनाई हुई पेंटिंग जो मेरे लिए बहुमूल्य है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है और मैं उस पेंटिंग से उनकी यादों को वापस से याद करता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुमूल्य है. गांधी जी का चश्मा जो म्यूजियम में रखा है वो हमारे लिए बहुमूल्य है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको कि कंपनसेट नहीं किया जा सकता एक बार वो अगर डिस्ट्रॉय हो गए. तो अगर कोई ऐसा घर है जो कि उस सूट में, उस वाद में चल रहा है, ठीक है, डिस्प्यूटेड है, और वो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, और अगर एप्लीकेंट को लगता है कि डिफेंडेंट, प्लेंटिफ को लगता है कि डिफेंडेंट में डिमोलिश दैट बिल्डिंग, देन he may apply temporary injunction. And at the time of deciding the temporary injunction, if court found that कि अगर मैंने ये temporary injunction grant नहीं की, then definitely he will suffer some irreparable loss. ऐसा लॉस जिसको कि मैं बाद में अगर डिफेंडेंट को ऑर्डर भी करूँ ना कि आप कंपनसेट करो, तो भी प्लेंटिफ सेटिस्फाई नहीं होगा. तो अगर ऐसा कोई लॉस लगता है, देन कोर्ट में ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शन. एंड थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, जो कि समझ नहीं आती. बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस. कोर्ट विल एग्जामिन एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द टेम्परेरी इंजंक्शन. कोर्ट जो अपना जुडिशियल एप्टीट्यूड अप्लाई करेगी ना, इन्हीं गाइडलाइन को भी ध्यान में रखेगी. कोर्ट विल एग्जामिन द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस. अब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या है? कोर्ट विल सी दैट इफ आई ग्रांट दैट टेम्परेरी इंजंक्शन, then what would be the effect on the opposite party. अगर मैंने ये टेम्परेरी इंजंक्शन एप्लीकेंट के फेवर में ग्रांट भी कर दी, तो इसका इम्पैक्ट ऑपोजिट डिफेंडेंट के ऊपर क्या होगा? Whether डिफेंडेंट will suffer huge loss. क्या उसको इनकन्वीनियंस इतनी ज़्यादा होगी? या फिर इफ कोर्ट, अगर कोर्ट ये ग्रांट नहीं करेगी, then what would be the impact on the applicant? Whether applicant would suffer inconvenience. अब इसको देखिए कैसे समझिए. सपोज कोई मिस्टर ए है और उनका घर है, ठीक है, ये मिस्टर ए का घर है सामने उनके, ठीक. ये घर के सामने वाला जो रास्ता, भाई ये मिस्टर ए और ये इनका घर, और घर के सामने वाला रास्ता आपने प्रैक्टिकली बहुत सब लोगों ने देखा होगा. उनके घर के सामने वाली रोड पर कुछ विवाद चल रहा है कि भाई यहाँ से आपको जाने का रास्ता है या नहीं है. बी कह रहा है, ए कह रहा है नहीं मेरी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है. बी कहता है नहीं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा भी है इस पे अधिकार जाने का. अब बी ने क्या किया, उस पे सामने इतनी बड़ी दीवार बना ली. अब ए का रास्ता वहीं से था, ए वहीं से जाता है, वहीं से आता है. अब बड़ी दिक्कत है ए को. अब ए ने क्या किया, क्योंकि भैया वो उस पर सूट चल रहा था ऑलरेडी, टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए उसी सब्जेक्ट मैटर पे सूट पेंडिंग होना बहुत जरूरी है. आप टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए सूट नहीं फाइल कर सकते हैं, ठीक है. तो इसी सब्जेक्ट मैटर पे ऑलरेडी सूट चल रहा था, तो ए में इंस्टीट्यूट एन एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन, इन्होंने इंस्टीट्यूट की. अब देखिए यहाँ पर आप आ जाइए थर्ड पॉइंट में, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस. अब कोर्ट देखेगी कि अगर मैंने ये टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया तो क्या एप्लीकेंट को इनकन्वीनियंस होगी. अब आप बताइए है कि नहीं उसको इनकन्वीनियंस. कितनी इनकन्वीनियंस है, वो आ नहीं सकता, वो जा नहीं सकता, उसका रास्ता ब्लॉक हो गया, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल बस आती थी वो रुक गई. इवन अब इतनी रास्ता कम है कि वो स्कूटर नहीं ले जा पाता है अपना, जिससे उसको ऑफिस जाना है. तो देखिए कितना इनकन्वीनियंस है. अब कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को डिमोलिश करने का ऑर्डर पास करना पड़ेगा. अब कोर्ट ये देखेगा कि वेदर इफ कोर्ट ग्रांट्स द टेम्परेरी इंजंक्शन, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा. क्या डिफेंडेंट को बहुत इनकन्वीनियंस होगी या ग्रांट ना करने से प्लेंटिफ को बहुत इनकन्वीनियंस होगी, ठीक है. तो कोर्ट विल एग्जामिन द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज.
applicant and the opposite party. And the duty of the court at that time, the duty of the court is to balance the conflicting interest. कोर्ट बैलेंस करेगा इन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को, ठीक है। तो यही है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ठीक। जिस अगर कोर्ट को लगेगा जिसको बहुत इनकन्वीनियंस होगी, कोर्ट विल डिसाइड अकॉर्डिंगली एंड मे ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शन। इस सिचुएशन में कोर्ट में ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शन, क्योंकि भाई सर्वाइवल ही नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते, निकल नहीं सकते, तो आपको देना पड़ेगा। बट ध्यान रखिएगा, डिमोलिशन जैसे ऑर्डर कोर्ट बहुत रेयर सिचुएशन में देती है, ठीक है। कोर्ट बिल्कुल आपसे कन्विंस्ड हो जाएगी, देन ओनली कोर्ट में ग्रांट। इसके बाद फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट है द एप्लीकेंट मस्ट कम विद द क्लीन हैंड बिफोर द कोर्ट। भाई ऐसा ना हो कि आप ही रॉन्ग डूअर हैं, आप ही कुछ गलत कर रहे हैं और आप ही स्टे ऑर्डर लेने चले आए। तो अगर कोर्ट को लगता है आप गुड फेथ में आए हैं, आपके क्लीन हैंड है, आप साफ सुथरे हैं, आप अपनी तरफ से कुछ रॉन्ग नहीं कर रहे हैं, उल्टा सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, और ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी सब्जेक्ट मैटर है सूट का, तो इसको प्रिजर्व करना, इसको मेंटेन करना, इस प्रॉपर्टी के स्टेटस को मेंटेन रखना जरूरी है, तभी इस पर इफेक्टिव जजमेंट आ पाएगा। सपोज किसी बिल्डिंग पर वाद चल रहा है, बी पोजीशन में है, ए कह रहा है नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये गलती से जबरदस्ती घुस गया मेरे घर में, तो इस प्रॉपर्टी को मेंटेन तो करना जरूरी है ना भाई, जब तक वाद चल रहा है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट द प्रॉपर्टी मस्ट बी प्रिजर्व। पता चला अभी बार बार धमकी दे रहा है कि भाई हम डिमोलिश कर देंगे, हम तो गिरा देंगे, भले से अब तुम लेते रहना, डिक्री जब तक आएगी ना तुम्हारे फेवर में तब तक मैं इसको डिमोलिश कर दूंगा। तो ए टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है और कोर्ट में ग्रांट स्टे ऑर्डर अगेंस्ट मिस्टर बी, ठीक है। और ये बात ध्यान रखिएगा, temporary injunction may be instituted, the application for temporary injunction may be instituted by plaintiff or defendant both after the institution of suit at any stage, either before the judgment or after the judgment। दोनों है। आफ्टर द जजमेंट मतलब भैया डिक्री ए को मिल गई, लेकिन एग्जीक्यूशन तक तो प्रॉपर्टी आपकी सेफ रहे ना। अब एग्जीक्यूशन से पहले ही प्रॉपर्टी हम गिरा देंगे, एग्जीक्यूशन से पहले ही वो क्रेडिटर है, बाद में आएगा उससे रिकवरी कराने लोन की, हम पहले ही वो किसी और को सेल कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए इंजंक्शन ऑर्डर पास किए जाते हैं। इस पर केसेस, अच्छा अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इंजंक्शन पढ़ना है, ऑर्डर 39 में टेम्परेरी इंजंक्शन के रूल दिए हैं 1 to 5। उसके अलावा आप हमेशा टेम्परेरी क्या है, परमानेंट इंजंक्शन क्या है, ये आप SRA के साथ पढ़िए, 38 to 42 में दिया गया है। इसके अलावा कुछ लीडिंग केस हैं और एक दो सेक्शन और है। सेक्शन 94 जहाँ पे सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स की जाती हैं। अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि ऑर्डर 39 के अलावा कहीं और भी इंजंक्शन के बारे में जिक्र किया गया, तो बिल्कुल 94 क्लॉज C में सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग टू इंश्योर द एंड ऑफ जस्टिस और फ्रॉम बीइंग डिफीटेड द एंड ऑफ जस्टिस टू प्रिवेंट द एंड ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई न्याय नहीं हो पाएगा और न्याय करने के लिए, न्याय के उद्देश्य से कोर्ट कुछ सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग केस के दौरान कर सकती है, उसी में 94 क्लॉज C में आपको मिलेगा। कोर्ट में ऑल्सो इशू टेम्परेरी इंजंक्शन और इन केस ऑफ डिसऑबीडियंस कोर्ट में attach the property and sell the property and send the जिसने भी डिसओबीडियंस किया है उसको जेल में भी, सिविल प्रिजन में भी उसको सेंड कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और एक दो केस और हैं, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल 1962 का लीडिंग केस है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें कहा था कि जो लिस्ट है ना भाई, रूल 1 और रूल 2 में जो ग्राउंड्स दिए हैं, दोज ग्राउंड्स आर नॉट एग्जॉस्टिव, ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है। कोर्ट में ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर ऑन सम अदर ग्राउंड्स जो कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस बाय यूजिंग इट्स इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 151। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको देख लीजिएगा। और ये जो 2-3 केस डिस्कस किए हैं, इसके अलावा भी दलपत सिंह वर्सेस प्रहलाद कुमार का केस, ये भी बहुत अच्छा केस है। इसमें कोर्ट ने बोला एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द टेम्परेरी इंजंक्शन कोर्ट विल अप्लाई इट्स ओन जुडिशियल माइंड, वेरी कॉशियसली, वेरी केयरफुल, बहुत ही अच्छे से, बहुत ध्यान विवेकशील होकर, सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, दोनों पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखकर, क्योंकि इंजंक्शन ऑर्डर बहुत बड़ा ऑर्डर होता है, तो इसको ध्यान में रखकर ही कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर को पास करेगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बहुत ही छोटे टाइम में आपको इंजंक्शन का जो बेसिक है वो समझा दूं, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर द होल इंजंक्शन इन 15-20 मिनट्स, क्योंकि क्लास में इसको 2 से 3 दिन लगता है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, थैंक यू सो मच।